नमस्कार, मैं अमितेश सोनकर दिग्विजय संचार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारा यह चैनल पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के छात्रों के लिए एक व्यवहारिक मंच है। दिग्विजय संचार के माध्यम से हम पत्रकारिता के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी और प्रशिक्षण देने का प्रयास कर रहे हैं। इसके माध्यम से समाचार लेखन, संपादन और प्रस्तुतिकरण की शिक्षा दी जा रही है। साथ ही यह मीडिया और संचार के विभिन्न चर्चित विषयों पर अवलोकन का एक प्रयास है। हमारा उद्देश्य छात्रों को सिखाना और उनके कौशल को विकसित कर सामर्थ्य बनाना रहा है। इस कड़ी में आज हमारे साथ एक ऐसे शख्सियत हैं जिसके मार्गदर्शन में शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई ने समाज सेवा के क्षेत्र में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक त्रिपाठी और आप देख रहे हैं दिग्विजय संचार। सर, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। जानना चाहेंगे एनएसएस क्या है और इसकी स्थापना कब हुई? एनएसएस का मतलब अगर हम हिंदी में देखते हैं तो राष्ट्रीय सेवा योजना। राष्ट्रीय सेवा योजना है, राष्ट्र की सेवा से संबंधित है, जो छात्रों के लिए है। छात्रों के लिए का मतलब है कि स्कूल के लिए छात्रों के लिए भी है और महाविद्यालय के छात्रों के लिए भी है। और इसकी स्थापना हुई थी महात्मा गांधी का शताब्दी जयंती का जो शताब्दी वर्ष था 1969, 24 सितंबर 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। सर, इसके प्रेरणा पुरुष कौन रहे? प्रेरणा पुरुष स्वामी विवेकानंद जी। छात्र जीवन में क्यों जरूरी है सर एनएसएस? छात्र जीवन में राष्ट्रीय सेवा योजना की एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है इसका। सबसे बड़ा कारण इसका ये है कि ये दो प्रकार से स्वयं सेवकों और छात्रों का व्यक्तित्व का विकास करता है। एक छात्र शिक्षा के माध्यम से समाज को समझते हैं और समाज के माध्यम से शिक्षा को समझते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि किताबी ज्ञान से वो समाज की समस्याओं के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन जब समाज में जाते हैं, समुदाय के साथ संपर्क करते हैं तो स्वयं देखते हैं कि कौन कौन सी समस्या है, उन समस्याओं को कैसे दूर किया जाएगा। तो ये छात्रों के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ उनके व्यक्तित्व का विकास के लिए एक बहुत अच्छा मंच है। माई गवर्नमेंट पोर्टल के माध्यम से सरकार स्वयं सेवकों के लिए क्या कर रही है? हाँ, माई गवर्नमेंट पोर्टल सरकार की एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। उस योजना के तहत वो पूरे देश भर के छात्रों को जोड़ना चाहती है कि कितने स्वयंसेवक पंजीकृत हैं। साथ ही उनको बहुत प्रकार की ईएलपी है, अर्निंग लर्निंग और पार्टनरशिप के प्रोग्राम है, जिससे ये कि बच्चे जो सीख रहे हैं उसका प्रयोग ये कैसे इंटर्नशिप में करें। तो बच्चों को इससे बहुत फायदा हो रहा है कि आसपास के जो क्या कहेंगे हॉस्पिटल्स हैं और बहुत से ऐसी जगह हैं कि जहां बच्चे जाकर के इंटर्नशिप प्रोग्राम कर सकते हैं, उनको सर्टिफिकेट मिलेगा। साथ ही साथ इसमें नियोक्ता को अगर कोई जरूरत है बच्चों की, तो वो पढ़ते समय कुछ काम करके अर्निंग कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया सरकार की योजना है। सर, दिग्विजय महाविद्यालय को राज्य का कौन सा पुरस्कार मिला है और क्यों? दिग्विजय महाविद्यालय को हाल ही में मैं आपको दिखा देता हूँ। ये छत्तीसगढ़ शासन उच्च शिक्षा विभाग राष्ट्रीय सेवा योजना की ओर से राज्य स्तर का पुरस्कार मिला है, जो बेस्ट यूनिट को एक ही अवार्ड मिलता है महाविद्यालय स्तर पर, वो अवार्ड मिला है। तो ये अवार्ड एक बहुत बड़ी बच्चों के लिए बहुत बड़ी चीज है, स्वयं सेवकों के लिए, क्योंकि उनके कार्य को राज्य स्तर पर मान्यता मिली है। ये पुरस्कार 24 सितंबर 2025 जो स्थापना दिवस है उसमें मिला है और 24-25 का अवार्ड है। स्वयं सेवकों का भविष्य क्या है? स्वयं सेवकों का भविष्य बहुत उज्जवल है, क्योंकि देखिए देश प्रगति तभी कर सकता है जब देश में श्रेष्ठ नागरिक। तो श्रेष्ठ नागरिक बनने का पहला सोपान राष्ट्रीय सेवा योजना है। राष्ट्रीय सेवा योजना जो समाज के लिए समर्पित है, समाज सेवा बच्चे करते हैं, समुदायों में जाते हैं, समुदायों की समस्या का आकलन करते हैं, उनका समाधान करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, जिन कार्यक्रमों में नियमित गतिविधियां भी होती हैं, विशेष शिविर के कार्यक्रम होते हैं। उन कार्यक्रमों के माध्यम से वो उनमें ज्ञान में वृद्धि भी होती है, व्यक्तित्व का विकास भी होता है और समस्याओं के समाधान में वो शामिल भी होते हैं। छत्तीसगढ़ में एनएसएस की क्या स्थिति है? देखिए, छत्तीसगढ़ को अभी बन करके 25 वर्ष हुए हैं और 25 वर्ष की अवधि में छत्तीसगढ़ में स्वयं सेवकों की संख्या, जो स्वयं सेवक पंजीकृत है, 1 लाख से ऊपर है, 1,10,000 के आसपास है, जो वास्तव में एक बहुत बड़ी संख्या है।
इस स्वयंसेवकों के आधार पर छत्तीसगढ़ में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों को संचालित किया जाता है, क्योंकि एक आदिवासी बहुल क्षेत्र है छत्तीसगढ़। तो यहाँ बच्चे उनके विकास से संबंधित, उनकी संस्कृति से संबंधित बहुत से रचनात्मक कार्य कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ की स्थिति काफी बेहतर है। युवा श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा श्रोताओं के लिए मेरा यही एक संदेश है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो समाज सेवा करना चाहते हैं, जो अपने व्यक्तित्व का विकास करना चाहते हैं और जो संघर्ष का कारण न बन करके समाधान का कारण बने, ऐसे युवा जरूर राष्ट्रीय सेवा योजना को से संपर्क करें, उनको ज्वाइन करें और राष्ट्र विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। सर, छात्रों को एनएसएस कार्यक्रम में कैसे शामिल किया जाता है? देखिए, महाविद्यालय स्तर पर अगर बात की जाए तो महाविद्यालय की संख्या के हिसाब से इकाइयां स्थापित की जाती हैं, जिन इकाइयों की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय स्तर पर कार्य होता है। क्योंकि हमारा महाविद्यालय राज्य का सबसे बड़ा महाविद्यालय है संख्या के आधार पर, तो हमारे यहाँ 2 यूनिट है, एक बॉयज यूनिट है और एक गर्ल्स यूनिट है। तो और उसमें संख्या अधिकतम 100 रहती है, 100 संख्या दोनों यूनिट की है। और उसमें नए बच्चों का जब एडमिशन होता है उनको हम लेते हैं, साथ ही पुराने बच्चे भी रहते हैं। लेकिन जिस हिसाब से बच्चे निकल करके बाहर पढ़ करके जब डिग्री कंप्लीट करके निकल जाते हैं तो हम नए बच्चों को इसमें शामिल करते हैं। अच्छा सर, और जैसे कैंप जो लगता है हाँ। एनएसएस के द्वारा, तो उसमें छात्रों को किस प्रकार से कार्य कराया जाता है, या जैसे बॉयज गर्ल्स दोनों उसमें शामिल होते हैं, तो किस प्रकार चुनौती आती है? देखिए, 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन किया जाता है। ये विशेष शिविर पहले तो मैं बता दूं कि ये जो राष्ट्रीय सेवा योजना है, ये भारत सरकार का युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के अधीन आता है और सभी कार्य केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप किए जाते हैं। वहीं से प्रत्येक वर्ष के कैंप का विषय डिसाइड किया जाता है, जो वो विषय मुख्यतः युवाओं से संबंधित होता है। ठीक है, तो उनके लिए बच्चों को हम लोग, चूंकि 2 यूनिट है यहाँ पे, तो 50-50 बच्चे शामिल रहते हैं और 100 बच्चे उसमें शामिल रहते हैं। तो सबसे बड़ी बात बच्चों के लिए कि जो अपने घर में रहते हैं, आज का वातावरण आप देख ही रहे हैं कि सब अपने अपने में ही रहते हैं और दूसरा कोई किसी के साथ एडजस्ट ठीक से नहीं कर पाता है। तो ये एक 7 दिन का जो बच्चे सब एक साथ रहते हैं तो उनको बहुत चीजें सीखने को मिलती हैं कि साथ में रह करके कैसे एडजस्ट किया जाए, एक दूसरे के साथ कैसे सहिष्णु तरीके से रहा जाए और एक दूसरे की समस्याओं को समझा जाए। तो वहाँ हम लोग की दिनचर्या सवेरे 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक की दिनचर्या रहती है। सवेरे बच्चे उठते हैं, उनको योगा वगैरह करवाया जाता है। योगा करने के उपरांत उनको एक नाश्ता वाश्ता करवाने के बाद उनको परियोजना कार्य दिया जाता है। परियोजना कार्य में महत्वपूर्ण चीजें रहती हैं, जैसे गांव का सर्वे करना, गांव में वृक्षारोपण करना, गांव में अगर नाली में कोई दिक्कत है तो नाली को साफ करना, साफ सफाई करना, वृक्षारोपण करना और स्वास्थ्य से संबंधित चीजों के लिए जानकारी एकत्रित करना, ये बच्चों का काम रहता है। उसके बाद वे आते हैं और नित्य क्रिया के बाद एक विशेष सत्र का आयोजन हमारे यहाँ किया जाता है बौद्धिक परिचर्चा का। बौद्धिक परिचर्चा में हम विषय विशेषज्ञ से संबंधित जो सामाजिक मुद्दे हैं, सामुदायिक मुद्दे हैं, उनसे संबंधित विषय विशेषज्ञों को हम आमंत्रित करते हैं। वो अपने जो विषय उनको दिए जाते हैं वक्ताओं को, उस पे वो गहन चर्चा करते हैं और बच्चों को बताते हैं कि इसमें आगे क्या हो सकता है। साथ ही सबसे बड़ी अच्छी बात ये होती है हम लोग के 7 दिवसीय विशेष कैंप में कि बच्चे तो शामिल रहते ही हैं, साथ ही साथ हम जिस गांव में लगाते हैं वो गांव वाले भी बहुत बड़ी संख्या में उनका समर्थन मिलता है और वो भी बहुत अच्छे तरीके से एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और उनको भी बहुत प्रकार की जानकारी मिलती है। गांवों में करने का मुख्य कारण यही होता है कि हम गांवों के डेवलपमेंट को समझें, हम गांवों की समस्याओं को समझें, इसलिए हम लोग उसको गांव में लगाते हैं। फिर शाम को हम लोग बच्चों के साथ उनको खेल खिलवाते हैं, देशी खेल होता है उनका। फिर उसके बाद वो लोग शाम को गांव भ्रमण के लिए जाते हैं, वहां से लकड़ियां इकट्ठी करते हैं, गांव से संपर्क करते हैं
और फिर वो लकड़ियां ले आकर के चूल्हा जला करके खाना बनाते हैं, खुद ही बच्चे खाना बनाते हैं। मैंने इसमें समझ लीजिए कि शहर में रहने वाले बच्चे जो कभी घर में काम नहीं करते हैं, वो भी इसमें बहुत अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं और उनको सीखने मिलता है। और ये 7 दिन का सीखना उनके जीवन भर का सीखना हो जाता है। जैसे इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, वैसे ये 7 दिन है और 7 दिनों में ये विशेष प्रकार की चीजों को सीखते हैं, अनुशासन सीखते हैं। और इन 7 दिनों की सबसे महत्वपूर्ण बात है ये है कि हम लोग मोबाइल अलाउ नहीं करते। आज का जीवन तो लोगों का ऐसे हो गया कि बिना मोबाइल का जीवन बीत ही नहीं पाता है। लेकिन एक अनुशासन सबसे बड़ा ये है कि हम किसी भी हालत में हम लोग उसको मोबाइल नहीं देते हैं। मोबाइल केवल टीम लीडर को मिलता है, जो उसके लिए वीडियो वगैरह बनाते हैं, कुछ चीजें करते हैं, उन्हीं लोग को अलाउ होता है, फिर उसको सोशल मीडिया पे डाला जाता है। तो ये बच्चों को बहुत अनुशासन में रहते हैं। फिर रात को जब खाना खाने के बाद खुद ही खाना बनाते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम होता है, उसके बाद समीक्षा बैठक होती है। समीक्षा बैठक में वो लोग देखते हैं कि दिन भर में उन्होंने क्या किया है, उसकी समीक्षा होती है। शिविर लगती है, छात्र जाते हैं, तो सर जो छात्र शिविर में शामिल होते हैं, उसके बाद जब वो महाविद्यालय से पास आउट होकर निकल जाते हैं, तो उनको इसका शिविर में जाते हैं, उनका कुछ प्रमाण पत्र मिलता होगा, और यह महाविद्यालय निकलने के बाद उनको क्या लाभ मिलता है उसका? देखिए, शिविर में जाते हैं उसका तो लाभ जीवन पर्यंत मिलता है, क्योंकि जो बातें वो सीखते हैं वो उनको आजीवन काम आती है। दूसरा, पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट तो मिलता ही है, साथ ही साथ हमारे यहाँ बी और सी सर्टिफिकेट होता है महाविद्यालय स्तर पर। विद्यालय स्तर पर ए सर्टिफिकेट का कोर्स होता है, तो हम लोग बी सर्टिफिकेट का एग्जाम लेते हैं। जो बच्चे उसमें पास होते हैं, विश्वविद्यालय स्तर पर लिया जाता है ये, और फिर वो सी सर्टिफिकेट के लिए जाते हैं। सी सर्टिफिकेट पर विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स उनको मिलते हैं। ये प्रोजेक्ट उनको माने व्यवहारिक दृष्टिकोण उनका हम परखते हैं उसमें, क्योंकि बच्चा सोसाइटी में जाकर के उन चीजों को समुदाय के साथ संपर्क में आकर के उन चीजों को करता है। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं कि अगर किसी गांव में मतदाता पंजीकरण की संख्या कितनी है, महिलाओं की संख्या कितनी है, अगर वृद्ध महिलाएं हैं, बुजुर्ग महिलाएं की स्थिति क्या है, क्या उनको पेंशन सरकार के द्वारा मिल रही है, नहीं मिल रही है, सरकारी योजनाओं का लाभ किसको मिल रहा है, किसको नहीं मिल रहा है, उस आधार पर सी सर्टिफिकेट का मूल्यांकन करके उनको सी सर्टिफिकेट मिलता है। इससे एक काम तो सरकार का भी हो जाता है कि सरकार जो योजनाएं चला रही है उन योजनाओं का मूल्यांकन भी कहीं ना कहीं हो जाता है, और बच्चे सीखते तो हैं ही। और जब उनको सी सर्टिफिकेट मिल जाता है तो राज्य का एक मैंने राज्य सरकार का ऐसा सोचना है कि आने वाले समय में जैसे एनसीसी के बच्चों को सी सर्टिफिकेट का फायदा मिलता है, तो बच्चों ने ये मांग की है कि आने वाले समय में एनएसएस के सी सर्टिफिकेट का भी उनको फायदा दिया जाए। हाँ, अगर महाविद्यालय से वो निकल जाते हैं तो अन्य विश्वविद्यालयों में प्रवेश के लिए उनको जिस हिसाब से विश्वविद्यालय डिसाइड करता है उतने परसेंटेज की एडमिशन में छूट मिलती है। जैसे आपने एनसीसी की बात की, तो महाविद्यालय में जब छात्र आते हैं, एडमिशन लेते हैं, तो वो कंफ्यूज होते हैं कि एनसीसी से उनको जैसे पॉइंट मिलता है, सोचते हैं वो कि जब भविष्य में जब वो निकलेंगे महाविद्यालय से तो किसी नौकरी के लिए जैसे आर्मी में जाना हो या पुलिस में, तो एनसीसी का सर्टिफिकेट उनको कुछ पॉइंट देता है, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि एनसीसी लें कि एनएसएस। तो छात्रों को क्या बताना चाहेंगे कि एनएसएस क्यों बेहतर है? नहीं, देखिए, ये तो पहले उसकी रुचि पर निर्भर है कि वो क्या लेना चाहता है, क्या लेना नहीं चाहता है। हाँ, ये बात सही है कि किसी को एनसीसी अगर नहीं मिलता है, वो चाहता है, क्योंकि आने वाले जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनमें पुलिस हो या सेना हो उसमें पॉइंट मिलता है, सरकार की ऐसी योजना है। लेकिन अगर उसको नहीं मिलता है तो वो एनएसएस ले सकता है, लेकिन एनएसएस लेगा तो उसको राष्ट्र के लिए समर्पित होना पड़ेगा, समाज सेवा। और जहाँ समाज सेवा है वहां तो मुझे नहीं लगता कि किसी पॉइंट की जरूरत है कि उसको किसी नौकरी के लिए उसको एनएसएस करना चाहिए। एनएसएस उसको करना चाहिए तो समाज की सेवा के लिए करना चाहिए, निस्वार्थ भाव से। और हम उन्हीं को सर्टिफिकेट देते हैं जो योग्य होते हैं, जो उस योग्यता के मापदंड में रहते हैं, तभी हम उनको सर्टिफिकेट देते हैं। जो 120 घंटा या 240 घंटा जो एनएसएस के लिए निर्धारित किया गया है बी और सी सर्टिफिकेट के लिए, वो करेंगे तभी देंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एडमिशन भर ले लिया है और हम उनको दे दें, ऐसा नहीं।
सर अभी तक कितने छात्रों को प्रमाण पत्र मिल पाया है और कितने सफल हुए? देखिए, कितनों को मिल पाया है तो हर साल उसके लिए एग्जाम होते हैं जी। और पिछले 2-3 सालों से 50 के ऊपर सी सर्टिफिकेट मिल रहे हैं बच्चों को और 70-75 के आसपास बी सर्टिफिकेट मिलते हैं। और सफलता ऐसे है कि सफलता केवल सर्टिफिकेट पे आधारित नहीं होती है। हाँ, 1-2 लोगों का मैं नाम बता देता हूँ। कार्तिक यादव हैं, जो यहीं राजनांदगांव के हैं, अपने महाविद्यालय में पढ़े हैं। राष्ट्रपति स्तर का उनको अवार्ड मिल चुका है। और सबसे बड़ी अच्छी बात ये है कि राजनांदगांव के दिग्विजय कॉलेज से पिछले 3 साल से बच्चे आरडीसी की परेड में जा रहे हैं। जी। ये लगातार तीसरा वर्ष है, अभी प्री आरडीसी हुआ है, उसका रिजल्ट आना है, लेकिन हम लोग मैंने इस बात को लेकर के कंफर्म ही हो रहे हैं कि हमारा बच्चा इस बार फिर जाएगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि एक छोटे शहर का बच्चा दिल्ली में परेड में शामिल है गणतंत्र दिवस की। तो ये एक बहुत बड़ा सम्मान है, क्योंकि उसमें गिने चुने बच्चे ही जा पाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है। एनएसएस का आदर्श वाक्य क्या है? आदर्श वाक्य है एनएसएस का, मैं नहीं आप। माने ये जो स्वयं सेवक होते हैं, स्वयं सेवक हैं, ये सेवा करते हैं समाज की, जो स्वयं की ना करके पहले आप करते हैं, जो सामने है उनकी सेवा ये पहले करें। तो इसका आदर्श वाक्य ही यही है, मैं नहीं आप। इसकी शुरुआत ही उसी से होती है। तो वही स्वयं सेवक बने, वही छात्र स्वयं सेवक बनते हैं जो निस्वार्थ भाव से समाज सेवा करें। एनसीसी और एनएसएस में क्या अंतर है? देखिए, एनसीसी करने के बाद जो बच्चे जाते हैं बॉर्डर पे मोस्टली जाते हैं, तो बॉर्डर पे हमारा जो दुश्मन है वो आइडेंटिफाइड है कि कौन आतंकवादी है, कौन हमारी सीमा को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन हमारे जो स्वयं सेवक है, जो समाज में रहते हैं, हमारे जो दुश्मन है वो आइडेंटिफाई नहीं है। हमारा दुश्मन नशाखोरी भी है, हमारा दुश्मन पर्यावरण के जो खिलाफ है वो भी है, हमारा दुश्मन बहुत सी बीमारियां भी हैं, जो वो बीमारियां गंदगी के माध्यमों से हो रही है, और हमारा एरिया उनसे काफी बड़ा है। हाँ, अंतर है। अंतर सबसे बड़ा ये है कि सीमा की सुरक्षा वास्तव में बहुत बड़ी चीज है, लेकिन सीमा की सुरक्षा के बाद बात समाज की सेवा करना, ये उससे भी बड़ी चीज है, मैं मानता हूँ। सर मेरे ख्याल से इसमें एनएसएस में ज्यादा चुनौती आती होगी एनसीसी के चुनौतियां हैं ना, तुलना में। क्योंकि चुनौती इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है कि नशाखोरी वाला कोई व्यक्ति आपके घर का हो, जी। लेकिन सीमा पे आप जाएंगे तो जो सीमा दुश्मन है वो आपके घर का नहीं है। तो ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। जिस समाज में आप रह रहे हैं, उस समाज से आपको गंदगी को दूर करना है, और उस समाज के आप अंग भी हैं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती है स्वयंसेवकों। बहुत सुंदर विचार सर, हमने आपसे एनएसएस के बारे में जाना और आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे जरूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और समाज सेवा की इस कारवां का हिस्सा बने। फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए अतिथि के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।